नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आज का जो एमपीपीएससी प्री का पेपर है वो आपका अच्छा गया होगा। जो लोग कह रहे हैं पेपर बहुत सरल है, बेबुनियादी बात है। पेपर संतुलित था, जैसा आना चाहिए वैसा ही था। और मुझे इतना विश्वास है कि जिससे पहले मैंने 5 या 6 वीडियो डाली थे 10 साल के पेपर एनालिसिस के, आप उनको रिवाइज कर लीजिए। आपको पेपर पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, जो भी उसमें चीजें बताई गई हैं वो सब पेपर के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पढ़ाया है तो वो है, बट आपका, मैंने जब भी वो वीडियो डाले थे तो मैंने कहा था कि आप अगर 3 घंटे उस क्लास को अटेंड करेंगे तो वो क्लास आपकी खराब नहीं होगी। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा टाइम चला गया उसमें। और जो है वो फ्रूटफुल थी। और आज आपको उसका ईश्वर का वो रहा कि उसने प्रूव भी कर दिया कि हाँ, फ्रूटफुल क्लास थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास पेपर जो है वो सेट ए है। और पूरा, जहां जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको अपन इंटरनेट पर भी देखेंगे जैसे भी है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, बुआई, कटाई, ये वाला है ना। तो सबसे पहले तो आज से आदत डाल लीजिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की, छोटी छोटी। मैंने एनसीईआरटी की केवल 6 क्लास की एक किताब उठाई है आपके सामने, देखिए। मैंने ये यहीं से इसीलिए शुरू किया कि कम से कम मैं पूरे तो नहीं बता पाऊंगा, बट जितने क्वेश्चंस मैंने इसको देखा एक बार पेपर को भी सरसरी नजर से, एनसीईआरटी से ही उसने क्वेश्चन जो है वो उठाया, कहीं और से नहीं। अब ये लिखा हुआ है बड़े अक्षर में कि कृषि या खेती के एक यंत्र के रूप में इसमें सबसे पहले आप जुताई करोगे, फिर बुआई करोगे, ये एक क्रम में, फिर सिंचाई करोगे और फिर कटाई करोगे। मतलब इसमें तो कहीं कुछ है ही नहीं ऐसा कि जो है वो अगर कहा जाए तो सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार करी, ठीक है, उसके लिए जुताई करी, फिर बुआई करी, फिर सिंचाई करी, फिर कटाई करी। तो ये तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबका ही जो है वो सही गया होगा। यहाँ पर एक सेकंड में इसको तो ये तो सभी लोगों का सही गया होगा। हो सकता है कि किसी ने जो है वो पहले जो है वो अगर कहा जाए सिंचाई लिख दिया, हो सकता है, गलतियां हो जाती हैं कई बार। यहाँ पर जिन्हें टेस्ट सीरीज ली उसमें भी है क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो 2024 के अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट जो है वो वर्ष किसे घोषित किया? अब मैं बार बार, आपको लगेगा कि अब टेस्ट सीरीज की अपनी बिल्कुल, पर जिसने ली वो यहाँ पर मैसेज भी कर सकता है। आप उसमें एक नेशनल इंटरनेशनल डेट वाला एक जो है वो है, उसमें पहला ही क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन भी लगा हुआ है। पहला ही है क्वेश्चन, मुझे अभी भी याद है। तो इसका जो है वो आंसर जो है वो अगर कहा जाए है यूएन। अब इसमें तो हम तुक्का भी लगा के आंसर तक जा सकते थे, क्योंकि कोई भी इस तरह के इंटरनेशनल ईयर है, कोई जो है वो बीमारियों से संबंधित नहीं है कि उन्हें जो है वो WHO वगैरह डिक्लेयर करेगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन था और आसानी से मुझे लगता है कि आपको बन ही गया होगा सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉटस्पॉट नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नारो हिल्स। बहुत सारे बच्चों ने इसमें सुंडालैंड लगा दिया होगा। मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे दूं, सुंडालैंड का कुछ भाग भारत में आता है, अंडमान में, ये ध्यान रखिएगा। हिमालय तो है, ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी घाट भी है, लेकिन जो इंडो मलाय वाला जो बेल्ट है उसमें सुंडालैंड भी आता है। आप इंटरनेट पे जाइए, सुंडालैंड इंडिया टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। जो है वो हॉट स्पॉट के अंदर। नारो तो हमारे यहाँ ही, आप छत्तीस ये छिंदवाड़ा के आसपास देखेंगे तो सतपुड़ा के अंदर आता है। तो वो एक बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट के रूप में आप उसको याद रख सकते हो, उसको हॉट स्पॉट के रूप में याद नहीं रख सकते। बहुत सारे बच्चों का ये गलत भी हुआ होगा और उन्होंने आंख बंद करके उन्होंने कहा सुंडालैंड, तो अरे इंडिया से है ही नहीं। तो ये एक आप याद रखिएगा यहाँ पर। देखिए, मैं कुछ चीजें आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर टाइप करें सुंडा लैंड के आगे आप इंडिया लिख दीजिए, जिनने कभी ऐसे ना पढ़ा हो, यहाँ पर, और हॉट स्पॉट लिख दीजिए, तो आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। ये थोड़ा सा सुधार दूं, ठीक है। अब यहाँ हिंदू का ही खबर है, ठीक है, दे आर लुक द सिक्स्थ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, है ना। तो यहाँ पर इसमें आप जाएंगे तो हिमालयन इंडो बर्मा रीजन जो है अगर कहा जाए, इसमें ये सुंडालैंड, सुंदरवन ये आ रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि सुंडालैंड ये लिखा ना, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ सुंडालैंड इंक्लूड्स निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये कई बच्चों को ऑब्जेक्शन भी रहता है कि सुंडालैंड तो हो ही नहीं सकता, नहीं, पर सुंडा है उसके अंदर, है ना। तो ये आंसर इसका सुंडा नहीं है, इसका जो है वो नारो हिल्स होगा। नारो हिल्स हमारे पास है और वो हॉट स्पॉट में नहीं आती, वो बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। पश्चिमी घाट तो है, हिमालय भी है, ठीक है, सुंडालैंड भी, ये भी जो है वो अगर कहा जाए, ये शायद कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ। तो अब कुछ करा तो जा ही नहीं सकता ऐसी स्थिति के लिए, तो ठीक है, पर ठीक है,
यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में हो जाता है कई बार। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से, अब आदित्य L1 ये ऑलमोस्ट सबको मालूम है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक सा है अभी, ऐसा कोई टफ भी नहीं है कि जो है वो ये क्वेश्चन ना बने। ये ऑलमोस्ट जो है वो अगर कहा जाए सबसे जो है वो बन गया होगा मेरे हिसाब से। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषक कार्यक्रम नहीं है? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता, नो डाउट, अगर आयोडीन अगर हमें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता कहीं। गर्भवती महिला को तो आयोडीन देना ही जरूरी है, अगर नहीं होगा तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता, कई बार मंद बुद्धि बच्चा पैदा पैदा हो सकता है, अल्प मतलब अगर कहा जाए मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है, यानी गर्भपात हो सकता है, आयोडीन तो उसके लिए तो सरकार चला रही। एनीमिया, आयरन, वीकली आयरन एंड एनीमिया जो है वो अगर कहा जाए फॉलिक एसिड सप्लीमेंट स्कीम सरकार चलाई रही। महिलाओं में, बच्चियों में, किशोरी किशोरियों में सबसे ज्यादा जो है वो एनीमिया की जो है वो समस्या देखी जाती। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस भी एग्जैक्टली न्यूट्रिशन पॉलिसी का ही हिस्सा है। पानी के अंदर अगर जो है फ्लोराइड वाटर अगर है तो वो हमारी हड्डियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम न्यूट्रिशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तो क्या है कि ओरल हेल्थ से संबंधित है, कि भाई मुंह में कैंसर ना हो जाए, इस तरह की जो अगर कहा जाए तो ये तीनों तो कहीं ना कहीं आपके खाने या भोजन से संबंधित है, क्योंकि भोजन का हिस्सा तो पानी भी होगा। तो फ्लोरोसिस भी है, आयोडीन भी है, एनीमिया भी है। अब ज्यादातर बच्चों को लगा होगा कि यार फ्लोरोसिस क्यों, कुछ चीजें में जहाँ कंफ्यूजन है वहां मैं इसीलिए जो है अगर कहा जाए इसको दिखाने के लिए मैंने कुछ फाइलें भी खोल रखी हैं। तो ये जैसे अगर आप यहाँ पर जाएं और इसी फाइल को देखें, अगर यहाँ पर मैंने ऊपर खोल रखा है नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, तो इसमें जो है अगर कहा जाए ये डिवीजन में लिखा है न्यूट्रिशन एंड आईडीडी सेल, यार ये किसके अंडर है? तो न्यूट्रिशन एंड आईडीडी सेल जो है वो इसमें लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आंसर आपको समझ पड़ गया होगा कि इसका आंसर हो गया राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। फिर अगला, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर स्टैटिक जो है अगर कहा जाए इकोसिस्टम? एनसीईआरटी पढ़िए आप, 9वीं या 10वीं के एनसीईआरटी में पारिस्थितिकी तंत्र में लिखा हुआ है इसका आंसर। जितना भी ओशनिक या मरीन इकोसिस्टम होता है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र बहुत स्थिर होता है, उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी इकोसिस्टम बहुत, जैसे अगर कहा जाए डिजर्ट चले, अब विंटर और समर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। फॉरेस्ट में चले जाओ, अभी जो है वो अगर कहा जाए समर्स में अलग इश्यूज होंगे, विंटर्स में अलग होंगे, रेनी सीजन्स में अलग होंगे। ग्रासलैंड्स पे भी यही हाल है, घास के मैदानों में। तो वो स्थिर नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए स्थिर, तो समुद्री इकोसिस्टम ही जो है वो अगर कहा जाए बड़ा, जो मरीन इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा स्टैटिक होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका समुद्री जो है वो अगर कहा जाए, समझ ही गए होंगे कि क्यों हो गया। अब तुम जो है वो अगर कहा जाए समुद्र में तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देख सकते, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर हम देख रहे हैं ना। यहाँ पर अगर कहा जाए अभी वेस्टर्न घाट को देख लो, ग्रासलैंड देख लो वहां पे, हमारे यहाँ आप नॉर्दर्न इंडिया में जाओ, हिमाचल के आसपास वाला जो बेल्ट है वहाँ बुग्याल ग्रासलैंड है, उनका एक इकोसिस्टम, बट विंटर्स और समर्स में उसमें बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा जैव क्षरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, प्रदूषक तो है पर बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब कागज तो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, यानी अगर जमीन पे फेंक दोगे तो कुछ दिन में खराब हो ही जाएगा। भोजन पादप अपशिष्ट जो है, जो हम खाने का जो भी जो अगर कहा जाए जो करकट निकाल रहे, कूड़ा करकट जो भी है वो भी है। कास्ट यानी लकड़ी, सेलुलोज, ये भी है। कीटनाशक, पेस्टिसाइड बायोडिग्रेडेबल थोड़ी होते। पेस्टिसाइड तो कितने खतरनाक होते हैं, अगर एक बार आपने डाल दिया तो वो तो मतलब उसके साथ बना ही रहेगा और जमीन की उर्वरकता को भी खत्म कर देता है कई बार तो आंसर है कि वो बायोडिग्रेडेबल की अगर बात कर रहा है, यहाँ पर प्रदूषक नहीं है, तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, यानी पेस्टिसाइड बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, बाकी तो जो है वो सब जो है वो अगर कहा जाए बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से, इनमें कुछ चीजें मैंने खोल के भी रखी हैं साथ में आपके लिए, कि कम से कम आपको ये ना लगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उच्च पोषण स्तर से जाने पर कम होता जाता है, ये भी मैंने अभी टेस्ट में जब क्वेश्चंस कराए थे उसमें बताया था। अब कौन सा, अब देखो न्यूटन का लॉ तो इसमें आ ही नहीं सकता, दिमाग ही लगा दे तो दो में एलिमिनेट करना था, प्रथम और द्वितीय। अब जिसने थोड़ा सा भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा उसको मालूम है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है, अगर एक गंजी को गर्म कर रहा हूँ और मैं उसको पूरी हीट दे रहा हूँ, पूरी हीट वो नहीं ले सकती, उसकी कुछ हीट कहीं ना कहीं लॉस होगी एनवायरमेंट में, कहीं ना कहीं।
तो जब एक स्टेज से दूसरे, वो क्या हो रहा है ना, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे जा रहे हैं, तो एनर्जी लेवल कम हो रहा है ना, एनर्जी लेवल कम हो रहा है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जबकि ये लिखा भी हुआ है, अगर आप यहाँ जैसे ये वाला जाएं, इसमें बकायदा लिखा, मतलब आप इसको, ये एनसीईआरटी पढ़ लो तो सब कुछ कमाल है। बट ये कि एनसीईआरटी पढ़ो कैसे, ये भी एक है। तो अपन करेंगे इसके बाद, अब एक सीरीज भी शुरू करेंगे, एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए, एनसीईआरटी ही आपको सिखाएंगे पढ़ाना। और जो है, तो इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि परिवर्तित नहीं होती शाकाहारी, शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्व से जीवों को उपलब्ध नहीं होती। यही जो डेफिनेशन है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, यही, अगर आप कुछ मत करो, अगर कहा जाए आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उठा के पढ़ लो, आपको जो है वो समझ पड़ जाएगा कि हाँ यार, बिल्कुल सही बात कही है, इसमें तो यही बात लिखी हुई है। तो हमें ये समझ पड़ा कि कहाँ चला गया, नीचे चला गया क्या? हाँ, तो इसका आंसर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आंसर हो ही गया होगा। ऑस्टियोक्लास्ट, आज से जब भी साइंस पढ़ो ना, तो हर वर्ड की, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, क्लास मतलब होता है उसका टूटना। ठीक है, क्लास्ट, ब्लास्ट से जो है, अगर कहा जाए क्लास्ट, याद रख लो यहाँ पर। एक्चुअली क्या होता है, हड्डियां इसमें टूटती नहीं, हड्डियों का वो हिस्सा जो खराब होता है, क्षरण होता है, उसको हटाकर उसकी जगह नए हिस्से को डेवलप करा जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो उसमें टूटने की प्रक्रिया से जो है, अगर कहा जाए क्लास टूट टूट कर उसको डेवलप करता है, तो इसमें तो कुछ बताने की बात नहीं। ग्रीन मफलर पिछले साल 2 साल से मध्य प्रदेश में भी चर्चा में है, और हिंदुस्तान में भी कई बार जो है वो नितिन गडकरी जी कह चुके हैं कि जो अब हाईवे बन रहे हैं उसमें दोनों तरफ क्या है कि जो नॉइस पॉल्यूशन है, क्योंकि क्या है, उसका सीधा असर पड़ता है आपके मतलब एनिमल्स पे। तो जो भी एनिमल कॉरिडोर अगर हम कहा जाए कि सही तरीके से जो बना रहे हैं, उन एनिमल कॉरिडोर्स में हम दोनों तरफ क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं। अब पेड़ हो गए ग्रीन। अब ये जो पेड़ होते हैं ना, यानी ये 4 से 6 की पंक्ति में से पेड़ लगाते जाते हैं, तो पेड़ से जो साउंड होता है ना, वो साउंड इनसे रुक जाता है, और इस तरह से हम साउंड पॉल्यूशन को कम कर देते हैं। इसको कहते हैं ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर टेक्निकली जो है, अगर कहा जाए, जुड़ा हुआ है ध्वनि प्रदूषण से, ये याद रखना। मतलब सिंपल समझ गए, ग्रीन मफलर में कुछ भी आप समझने की तो कहानी नहीं है। मतलब इसको एक लाइन में और मैं समझा देता हूँ, ये पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि अपन ने आंसर बोल दिया और कहानी खत्म हो गई। सपोज ये एक हाईवे है, और यहां से ये एक कार जा रही है। अब कार का हॉर्न का सबसे ज्यादा इशू रहता था, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रेशर हॉर्न बहुत लगाते हैं, इससे एनिमल्स को भी बहुत नुकसान होता है। तो अभी क्या करा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव किए। एक तो अंडरपास बना दिए, देखे होंगे आपने कि भाई जो है वो जानवर उसमें जो है वो चपेट में ना आए। ठीक है, एंड लाइट, एंड जो है वो साउंड प्रूफ जो है वो हाईवे हमारे यही है। आप मध्य प्रदेश में देखें तो लाइट एंड साउंड प्रूफ हाईवे सब बन रहे हैं, और आपने पढ़े भी होंगे, कई बार कई टीचरों ने पढ़ा होंगे। तो क्या करते हैं, इस तरह से पेड़ लगा देते हैं। अब ये पेड़ क्या करते था, उस साउंड को बैरियर की तरह काम करता है, बस यही ग्रीन मफलर, इतना ही सा होता है ग्रीन मफलर, और इसमें कुछ बहुत इशू नहीं है। मेरे यहाँ तो मुझे याद है कि जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, तो किसी एक बच्चे ने उस हाईवे का फोटो भी खींच के ग्रुप पे शेयर किया था हमारे यहाँ, कि सर ये मैंने बताया था कि एक लाइट और साउंड प्रूफ हाईवे अब जो है वो बनना शुरू हो गया। अगला है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में, अभी आप इसके पहले का करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये फोटो दिखाया है, दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, ये। और मैंने कहा था कि आप चाहो तो इसको देख लेना एक बार, दिखाया है मैंने यहाँ पर, अगर कहा है, इसमें बकायदा जो है वो आपको दिख रहा है कि जैसे ये परसेंटेज वाइज बता रहा है, तो आपको दिख रहा है कि सब, यानी यहाँ पर कि भाई जो पुराने और नए के बीच का जो गैप है 15-16 से 21-20 में, किसमें कितना परसेंटेज का चेंज आया, तो अलीराजपुर में 31.5, फिर बड़वानी में जो है वो 28, फिर खंडवा में, उसने ये चार ही क्रमबद्ध तरीके से उठाए, देखो आप, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट, यही एक सिंपल क्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उठाए, यही क्वेश्चन है। आप देखोगे तो मिल भी जाएगा। इसको अगर आप यहाँ इस क्रम में देख लोगे, तो यही क्रम में उसने यहाँ जमा दिया, कहाँ चला गया, अच्छा ये दो पेपर खुल गए गलती से, इसीलिए मैं कहूँ कि इधर उधर क्यों भाग रहा है। हाँ, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट, अलीराजपुर, ये उसने क्रम जो है वो ले लिया, तो आपको आंसर जो है वो मिल ही गया यहाँ पर, कि भाई जो अगर वापस जाएं तो अलीराजपुर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। ऊपर भी हम देख सकते हैं इसको, कि अलीराजपुर पहले 71% आबादी वहां गरीबी रेखा के नीचे थी, वो घटकर अब जो है वो 40% के आसपास आ गई, ऐसे मतलब अगर कहा जाए, उसने अच्छा जो है वो किया। तो ये एक है, उसने अब किस क्रम में पूछा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अलीराजपुर, आंसर आपको इससे समझ जो है वो पड़ ही गया होगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है,
अगला जो है वो है व्यवसाय सुधार कार्यक्रम योजना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा। आंसर है मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया। अब समझ लीजिए, एक आदत बना लीजिए। एक पीआई भी, एक तो क्या है कि मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो लोग मुझे फॉलो ही नहीं करते, 200-400 लोग देखते हैं मुझे, मेरा मन ही अंदर से उचड़ जाता है कि यार मैं प्रयास कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, यही एक प्रश्न खड़ा रह जाता है। क्योंकि ये मैं पीआईवी वगैरह पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को, तो ये आप इसका आंसर पीआईवी से देखो। मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ सब चीजें, इसीलिए ये मैं पीआईवी पे चला गया। ये अभी 2022 की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है 2020 के व्यवसाय सुधार कार्य योजना कार्यान्वयन के आधार पर इन राज्यों को शीर्ष में रखा गया। हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं अचीवर्स श्रेणी में। ठीक है, इनको अचीवर्स में जो है वो अगर कहा जाए रखा गया, तो ये शीर्ष और ये लिखा है यहाँ पर। तो अब आंसर अब आपको समझ पड़ गया होगा कि टॉप में ये है, अचीव हमको रखा गया है अचीवर्स के अंदर। तो आंसर आपको मिल ही गया होगा कि भाई हमको मतलब खुद ही पीआईबी के वेबसाइट से, तो थोड़ा सा पीआईबी भी अच्छा, खुद भी थोड़ा प्रयास करो यार, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा ही प्रयास करता रहेगा। ठीक है, पीआईबी को फॉलो करो तो ये अचीवर्स का दर्जा। आंसर आपको समझ पड़ गया। मध्य प्रदेश के जिलों में 2011 अभी जो अभी पेपर सॉल्व कराए, ये सब कराए हैं। भी जब 10 साल वाले पेपर, उसमें यही चार्ट दिखाया मैंने इसका सेम, ये वाला चार्ट मुझे अभी भी याद है कि अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा मध्य में जो है वो मंदसौर, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, सबसे कम से सबसे ज्यादा उसने यही पूछा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर निम्नतम से उच्चतम, तो अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, ये मतलब इसी क्रम में उसने पूछा है। नीचे कर देता हूँ, इस क्रम में उसने पूछा है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। हाँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा उसको लगेगा कि यार मैंने क्यों नहीं देखा, तो देख लेना भाई, अभी भी अपने पास समय है बहुत सारी चीजों के लिए। उसमें 10 साल के जो पेपर एनालिसिस है उसमें मैंने बताया है टॉप 5, मैंने बताया था कि टॉप 5 और टॉप जो है मतलब बॉटम 5 दोनों के बारे में जो है वो मैंने इसमें बात करी। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं स्टैंडर्ड्स के, जैसे ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, इसमें थोड़ी मेहनत लग जाएगी आपको। ठीक है, और ये वाला भी राज्य नीति आयोग वाला, हालांकि ये तो मैंने बताया भी है। जो अभी एक ही सब मेरा क्या है, स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है बिल्कुल। स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं एमपी जीके का दूसरा पार्ट बना ही नहीं पाया, लेकिन पहले पार्ट में है ये क्वेश्चन, आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन। अगला है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है। काश कि आप सब इकोनॉमिक सर्वे, मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि इकोनॉमिक सर्वे से 50% पेपर बन जाता है अगर आप उसको ठीक से पढ़ना सीख लें। मैंने 3 वीडियो डाले हैं, ये वाला भी मैंने बताया है। मैं आपको सेम क्वेश्चन की सेम लाइन इकोनॉमिक सर्वे में दिखा देता हूँ, सेम लाइन जो पूछी है उसने टंट्यामा वाली, है ना। इसमें दिखाता हूँ, रुकिए मुझे देखना पड़ेगा। एक्चुअल क्या, मुझे पेज याद नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा ना। जहाँ 10-2 मिनट लगेगा मुझे वहां तक पहुंचने में। यहाँ ये शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, सीएम राइज, रानी दुर्गावती, मैंने पढ़ा है पूरा। तो मैंने ये भी कहा है आपसे, हमेशा सभी से कहा है कि भाई आप कम से कम इकोनॉमिक जो मतलब सर्वे है उसको अच्छे से कर लो। आपको सरकार क्या करेगी, आंकड़े तो वहीं से उठाएगी ना, कहाँ से उठाएगी जो है, अगर कहा जाए नहीं तो उसके पास कहाँ जो है वो, और जो है वो सुधार मतलब वो है ना। अब इसी में देखिए, एक सेकेंड, अब क्या मुझे पेज नंबर याद नहीं रहता, या तो इसमें नीचे चला गया होगा। 1 मिनट, ऊपर से अपन शुरू से देखते चलते हैं। मतलब आंसर तो मुझे पता है उसका, बीपीएल श्रेणी वाला है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप उसको कैसे याद रखोगे। हाँ, अब जैसे अपन इसमें धीरे धीरे चलते हैं ना। अभी आपको जो है वो, ये हो गया शिक्षा, शिक्षा भी हमारे काम का नहीं है। शिक्षा से हम ये स्वास्थ्य पर पहुंच गए, आजीविका पर, है ना। अब यहाँ पर ये आजीविका के टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी कि गरीब रेखा से नीचे लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी उपकरण करना। कट पेस्ट है पूरा, कट पेस्ट, पढ़ लो एक लाइन भी अगर उसने इधर उधर जो है वो खसकाई हो। अनुसूचित जनजाति की बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसायों को कम करने के उपकरण कार्यशील पूंजी आपूर्ति करना। सेम के सेम जो है वो अगर कहा जाए, उसने वहां से उठा के प्रश्न तुमको पंच कर दिया।
तो इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ना पड़ेगा ना यहाँ पर। फिर मध्य प्रदेश में किस शहर में ट्रांसफार्मर संबंधित उत्पादों के लिए, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में क्लस्टर्स की जानकारी है। अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे क्लस्टर डले हुए, इंदौर फार्मा क्लस्टर, वो जो पूछा है वो है ये ट्रांसफार्मर एलाइड जो प्रोडक्ट जो है क्लस्टर ग्वालियर। ये पूरे आपके इकोनॉमिक सर्वे में बकायदा जो है वो अगर कहा जाए सरकार ने जानकारी दे दी कि हम कहाँ कौन सा क्लस्टर डाल रहे हैं क्या कर रहे हैं, बट हम इकोनॉमिक सर्वे कितना पढ़ रहे हैं उसके ऊपर है। तो इसका आंसर है ग्वालियर। ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि बनी गए होंगे। ये वाले में शायद किसी को कुछ दिक्कत आया हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यार अब ये तो खैर बेसिक है, उसने हाँ कंफ्यूजन यह हो जाता कि वो 62 के साथ 65 डाल देता तो कोई कंफ्यूज हो जाता कि यार ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि 62 है तो कुछ है ही नहीं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नगर पालिका कानूनों को आदतन बना दिया गया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका के लिए हमने बात करी। ठीक है। दूसरा जो है वो भारत में स्थानीय लॉर्ड रिपन, मालूम होगा, फादर ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर 10 साल वाले पुराने पेपर को ही देखोगे उसमें भी मैंने कई बार जो है वो बताया। ठीक है, राज्य को एक बार बस दो काम कर लेना आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप, ईश्वर करे कि इसी बार आप सब लोग मेंस दो, मेंस भी दे रहे हो तो इकोनॉमिक सर्वे की वो तीनों वीडियो देखे ही ले। और ना देखो आपका मन करे आप खुद ही इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो अच्छे से, हम तो कहते हैं अपने स्तर पर। और वो जो 5-6 वीडियो डाले हैं अभी 10 साल के एनालिसिस, उनको जरूर देख लेना, क्योंकि ये पेपर मुझे दिख रहा है। अब ये भी मैंने उसमें बताया, ये भी मैंने उसमें बताया, ये भी बताया है। चर्चा चली कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब वो तो सबको मालूम है कि राज्य का जो विधानसभा का अध्यक्ष है, ये बिंदु से मत जाना, ये तो जिस बच्चे की होगी उसने लगाए होंगे। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण तो कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष? अब ये भी अभी मैंने बोला था कि भाई शुरू के 3 अध्यक्ष तो कुंजीलाल दुबे ही रहे, तो ये तो आंसर ही हो गया कि कुंजीलाल दुबे जो है वो इसमें, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर तो 20 का तो आंसर हो गया आपका क्या, कुंजीलाल दुबे, ये हो गया। और इस वाले का हो गया आपका विधानसभा अध्यक्ष, इधर वाले का हो गया आपका ग्वालियर। ठीक है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये वाला जो हो गया यहाँ बीपीएल श्रेणी वाला। यहाँ पे इस तरह से चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय के संबंध में प्रावधान करता है? अब 15 से 23 तक तो आर्टिकल है टोटल, 23वें में तो प्रतिवेदन लिखा है, उसके पहले वाले में व्यय और प्रतिवेदन वो क्रम में ही है, मतलब ज्यादा उसमें ऐसा उलझन है नहीं। अब पता नहीं आपने क्या लगाया उसमें सभी लोगों ने, एक सेकंड इसको खुदा कर लो जरा, एक मिनट बस। तो इसका तो जो है वो आंसर हो गया 322। ठीक है, क्योंकि 322 में ही जो है वो अगर कहा जाए दिया गया है कि जो राज्य या जो भी संघ लोक सेवा आयोग होंगे उनका व्यय वगैरह जो है, यानी उनके कर्मचारी वगैरह को क्या वेतन मिलेगा, भत्ते क्या मिलेंगे, ये सब के बारे में उसमें जानकारी है ना। फिर जो है वो अगला है योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था, 1 जनवरी 2015। ऑलमोस्ट सबको पता होगा, इसमें कुछ मतलब ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं है, बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन तो जो है वो बिल्कुल बेसिक्स हैं। फिर है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पर, हालांकि ये सी रंगराजन की चेयरमैनशिप में ये आयोग बना था। ये आयोग इसीलिए ज्यादा चर्चित रहा क्योंकि जब ये आयोग बना था तो इसने पहली बार, यही वो आयोग था, ये शायद अभी एक फिस्कल डेफिसिट वाले में बोला हो, देख लेना शायद बोला होगा। तो इसने कहा था कि आप फिस्कल डेफिसिट को कम करो, उसको 3% पे लेके आओ। तो सरकार ने फिर 2003 में जो है वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लेके आई थी। और फिर उसी तरह मध्य प्रदेश ने 2005 में लेकर आई थी ना। तो सी रंगराजन बहुत फेमस जो था। इसके बाद वाला 13वां वाला ज्यादा फेमस था, विजय केलकर, क्योंकि उसने जो है वो अगर कहा जाए बहुत, चलो खैर वो तो फिर बात की बातें करेंगे कभी चर्चा उसके ऊपर। तो इसका तो सी रंगराजन आंसर हो गया। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसी में प्रावधान आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? अब ये क्वेश्चन तो या तो बोनस में जाएगा या कुछ क्या है समझ ही नहीं आ रहा। देखो, समानता की बात भी है मानव अधिकार में, शिक्षा की भी बात है, जीवन से संबंधित जो अधिकार हैं हमारे बुनियादी, अच्छा मतलब हम एक अच्छे जीवन जीना चाहते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की भी बात इसमें है, मतलब ये चारों ही हैं। जीवन की भी बात है, राइट टू लाइफ, मतलब कोई जो है वो इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं
बहुत सिंपल से तरीके से जो है वो इसको इंटरनेट पर जाकर भी अपन देख सकते हैं। पर यही है, मतलब मुझे लगता है कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आएगा भी। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए खोला है, ये रिफॉर्म वाला भी मैंने खोला है यहाँ पर, अगर कहा जाए सिविल सेवा के रिफॉर्म की कमेटी। इसमें एक सेकंड, मैंने यहीं कहीं अभी इसीलिए खोल दिया था मैंने, ये यहाँ पर ये, तो ये वाला आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप जाएं, यहाँ ये खुद एनएचआरसी की वेबसाइट से, मैं इसलिए पहले खोल दिया कि कम से कम आपको आइडिया हो जाए। और रिफॉर्म वाले में भी जो उलझन है वो भी दिखा दूंगा, एक सेकंड। हाँ, अब यहाँ लिखा हुआ है कि मानव अधिकारों की घोषणा की, जिसमें जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, सूचना तथा राष्ट्रीयता का अधिकार आदि को स्वीकार किया गया है। अब इस हिसाब से तो जो है वो आपकी जो है वो शिक्षा, समानता, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए जीने, मतलब सभी आ रहा है जो है वो कर काज, कुछ कुछ बच ही नहीं रहा है यहाँ पर अगर कहा जाए। स्वतंत्रता भी आ रहा है, जीना भी आ रहा है, शिक्षा भी आ रहा है, समानता भी आ रहा है। अब क्या इसमें होगा? पर अब जैसे ऐसे तुक्के से अगर कोई दिमाग लगाएगा तो शिक्षा शायद ना हो मूल, क्योंकि उसमें ये मान सकते हैं, क्योंकि इन इनसे तो हम जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर ही रहे हैं, इससे हम विभेद नहीं कर पा रहे हैं। है ना? अब बाकी देखने वाली बात है क्या लगाएगा, एक आध तो क्वेश्चन, दो चार पांच क्वेश्चन तो आयोग जो है वो गड़बड़ घोटाला करते ही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कुल उसमें 3 सदस्य और होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अतिरिक्त उसमें एक महिला भी होगी। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों तक, 6 वर्ष या 65 ईयर, विच एवर ईयर, सबको ही मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये भी कोई सभी को मालूम होगा। सिविल सेवा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2000 में किसकी अध्यक्षता में? तो एक्चुअल ये जो वाई के अलग जो कमेटी थी ये 2001 की है। अब यहाँ ये 2000 आ रहा है, क्योंकि बाकी कमेटी का तो मुझे भी आइडिया नहीं, और वो मैंने अभी इसको इसको सर्च भी किया, फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं क्लैश कर रहा हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आया। तो मेरे हिसाब से तो ये जो है वो योगेंद्र कुमार अलग ही होगा। अब वो देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन है, इसको मैं सर्च करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको। रुकिए। ये जो चार कमेटी, मैंने इसलिए वो पेज खोला कि अलग कमेटी 2001 की है, अब वो बड़ा कंफ्यूजन है ना, क्या होगा, मतलब देखने वाली बात है। हालांकि हो सकता है कि हो, ये चार ही कमेटी हैं, होता कमेटी। ठीक है। बाकी तो अब देखते हैं क्या होता है, इसलिए मैंने कहा कि वो पहले खोला तो मैं दिखा देता हूँ। फिर अगला आता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये तो दिल्ली से ऑपरेट होता है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय, ये अब बड़ा कठिन है, मैंने भी सर्च करा, मुझे भी नहीं मालूम था। उपयुक्त तो सभी है, क्योंकि मैंने देखा तो सभी के नाम आ रहे थे, है ना, यहाँ भी देखा मैंने इसके लिए। तो अब ये तो खैर अब क्या कर सकते हैं, ऐसे अब कुछ क्वेश्चंस तो अटपटे रहते हैं, उसको कठिन ही है यहाँ पर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ऑलमोस्ट ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, शरद कमल का, तो ये तो सबसे बन ही गया होगा। निम्नलिखित में से किसको विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? तो मैंने एक बार बोला भी था कि जब आप पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण देखो, तो कम से कम फील्ड को जरूर देखो। ठीक है। जैसे यहाँ मैंने खोला है, इसके लिए देखिए ध्यान से। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सामने फील्ड लिखी रहती है, तो यहाँ लिखा हुआ है ये श्रीनिवास, ठीक है, वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, बाकी किसी के साथ नहीं है। ठीक है। दिलीप महालनोबिस मालूम होगा, ओआरएस घोल वाले मेडिसिन, उनका निधन भी हो गया अभी। ठीक है, तो ये आपको जैसे यहाँ पर पता होना चाहिए कि फील्ड क्या है। तो कोशिश करा करें फील्ड, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी है। तो जैसे आप हम पद्मश्री की बात करते हैं, तो या जब आप एमपी में जाएंगे तो जैसे जोधिया बाई लिखी तो आर्ट है, यानी फील्ड पता रहेगी तो दिक्कत जो है वो नहीं आती। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, अब ज्यादातर बच्चों ने उसमें सोशल सर्विस लगा दी, जबकि वो आंसर है मेडिसिन। तो ऐसे इसका जो आंसर है वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग, और श्रीनिवास, ये यहाँ पर जो आंसर था वो यहाँ से हम पहुंच गए। तो आंसर हो गया श्रीनिवास वर्धन, अमेरिका में रहते हैं, जानी मानी हस्ती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल है। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय है, डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज यहाँ पर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में नहीं, हमेशा साउथ में ही बनाया है सरकार ने, कोशिश करी कि दक्षिण में कम से कम जो है वो भाषाओं को, खासकर उत्तर की भाषाएं वहां तक जाए। मैसूर में है ये।
ठीक है, तो ये गलत हो गया, यानी इसका आंसर होना था मैसूर, पर यहाँ पर हो गया मुंबई, तो ये गलत हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय किट, अब ये तो एक तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का था, दूसरा तुक्के से भी लगा सकते हो यार, जब 75 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ, 1975 में, तो 75 के पहले ही खेला होगा ना। एक मतलब एक अपन जैसे एक तुक्का भी लगाए कि यार 75 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तो 75 से पहले ही, क्योंकि वर्ल्ड कप भी वनडे ही का है, तो आंसर तक हम ऐसे ही तुक्के से चले जाते 1974, तो भी हम लगा सकते थे वहां, अगर हम शांत दिमाग से केवल इतना दिमाग लगाते कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है 1975 में हुई, और पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो जो है वो अगर कहा जाए 1975 में जो हुआ था, तो चूंकि 1975 में हुआ था, तो उसके पहले ही जनरली जो है वो ओडीआई की शुरुआत मतलब अगर कहा जाए खेलना शुरू कर चुके होंगे हम लोग। फिर अगला है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना, अब ये तो 2015 से ऑलमोस्ट सबको पता है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर मंजू, ये भी वन लाइन वाला था। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत में इस्पात पुरुष, तो इसमें तो बहुत सारे बच्चों को गलत भी हुआ होगा, क्योंकि देखो ज्यादातर ने तो लक्ष्मी मित्तल मारा होगा, क्योंकि जो है वो आर्सलेल मित्तल जो है वो लक्ष्मी मित्तल की कंपनी, और दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो स्टील की कंपनी है। दूसरा, किसी ने तुक्के में जो है जमशेद जे से भी ईरानी मार दिया होगा, तो उसका सही निकल गया होगा, क्योंकि जमशेद जे ईरानी ही थे, जो एक्चुअली जब टाटा स्टील को लो कॉस्ट स्टील बनाने की बात आई, हम घर हर घर तक जो है वो टाटा का सरिया पहुंचाना चाहते हैं, तब ये जिम्मा जो है वो उठाया था जमशेद जे ईरानी ने। और बहुत जानी मानी हस्ती थे, इसीलिए उनका नाम ही पड़ गया था स्टील मैन ऑफ इंडिया। मतलब उनका एक, जैसे रतन टाटा का था ना कि यार हम 1 लाख में हर आदमी को कार में बिठा देंगे, लखटकिया कार बनाएंगे, तो जैसे जो है वो अगर कहा जाए बात जो है वो निकल कर आई, तो अब क्या बोलूं मैं आगे, तो जो है वो जमशेद जी ईरानी बस याद रखिए। सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 गवर्नर, अब तुक्के से ही मार सकते हैं ना, जब इतने नाम लिखे तो दिया होगा तो हमारे देश का होगा ना, तो उसमें रघुराम राजन निकल गया, शशिकांत दास जो है अगर कहा जाए उनको ही मिला है, तो ये तुक्के से लगा सकते हो। कुछ प्रश्न तुक्के से लगते हैं, कैसे? दिख रहा है उपयुक्त सभी लिख दिया उसने, तो नो डाउट, ठीक है, शामिल नहीं होगा, तो यह अगर कहा जाए कि उपयुक्त जो है वो अगर कहा शामिल रही, तो एक तो हो नहीं सकता, कम से कम जो है वो इतने नाम दिए, तो उपयुक्त सभी ऑटोमेटिकली आंसर तक, मतलब कुछ चीजें हल्का सा तुक्का लगाया जाए तो उससे आंसर तक जाया जा सकता है। जैसे इसमें दिख रहा है कबड्डी के, तो अब भोपाल ग्वालियर तो अपन ऐसे एलिमिनेट कर सकते, बचता है जयपुर और दिल्ली, तो उसमें 50-50 वाली चांसेस हो जाती, तो दिल्ली लगा सकते थे, है ना, तो इस तरह से ये वाला रहा। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अब इस पेज पे तो अगर आपने वो 10 साल के पेपर देखे होंगे तो पूरे क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएंगे। ई प्रोक्योरमेंट अभी प्रिंसिपल ग्रेड वाले पेपर में भी आया था। सरकार जो खरीदारी करती है, एमपी ट्रेडर से भी करते हैं, जैम पोर्टल से भी करते हैं, इसका एक वीडियो भी है मेरा भंडार करे वाला, उसमें मैंने बताया भी है। ठीक है, एमपी एलयूएन से भी करते हैं, एमपी ऑनलाइन से सरकार खरीदारी नहीं करती, प्रोक्योरमेंट नहीं है वो यहाँ पर अगर कहा जाए। एमपी एलयूएन का मतलब है कि जो लघु उद्योग निगम है मध्य प्रदेश, इसको पढ़ना पूरे फुल फॉर्म इसलिए कहा, आप इसके पहले कोई वीडियो देखो, मैंने हमेशा कहा आप फुल फॉर्म याद नहीं रखोगे तो दिक्कत आएगी, है ना, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम पढ़ते हैं इसको। तो ये मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भी जो है वो अगर कहा जाए आपने जो है वो अगर कहा जाए उत्पादों को बेच रहा है, तो आंसर इसका जो है वो है एमपी ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, ई जो है वो प्रिक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, बाकी तो ये तीनों ही पोर्टल सरकार जो है वो ई जैम पोर्टल का भी इस्तेमाल कर रही, मोदी जी ने तो कह ही दिया है कि जैम पोर्टल का ही यूज किया जाए, ई एमपी ट्रेडर, और ये बताया भी जा चुका है। इंटरनेट कनेक्शन एक प्रकार की टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, तो डीएसएल आपको मालूम होगा, अभी शायद कल परसों ही जो साइंस टेक्नोलॉजी वाला बताया, उसमें जो है वो मैंने डीएसएल एडीसीएल के बारे में भी बताया था कि कैसे डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक जो लाइन है वो टेलीफोन से आपके कनेक्शन आता है, और बाकायदा फिर उसके बाद कैसे आपको इंटरनेट एक्सेस जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। डीएसएल में एक बहुत बेसिक सा जो है वो पैटर्न जो है वो डीएसएल का रहता है, तो वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सबसे जो है वो बन ही गया होगा। ई कॉमर्स का लाभ है, अब सीमित पहुंच, ये तो लाभ नहीं है ना, ये तो नुकसान है, ठीक है, क्योंकि उसका पहुंच तो सब जगह है। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए ऊंची परिचालन लागत ही कम हो जाती है, इसलिए तो चीजें सस्ती मिलती हैं यहाँ पर। तो 24 घंटे सातों दिन कार्य करने की क्षमता, रात को 12 बजे ठंड में पकोड़े खाते खाते तुम ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हो कई बार, तो आंसर तक जो है वो अगर कहा जाए 24 घंटे कार्य करने की क्षमता है। सब बताएं, मतलब ऐसा मैं वो नहीं कह रहा कि मैंने बताए हैं, बट आप अगर वो साइंस वाला कल ही डाला है मैंने, कल नहीं परसों डाला है, कब डाला है,
तबीयत खराब होने के बाद भी, उसमें से ये क्वेश्चन है, सब है, मैंने ये डॉस भी, फिशिंग भी, एसक्यूएल भी सब बताया। न्यूक्लियर साइबर हमला एक प्रकार है उपयोगकर्ता की संवेदनशील सूचनाओं को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल। अब छल कैसे करते हैं? फिशिंग से करते हैं ना। बधाई हो, आपको 5 लाख की लॉटरी लग गई, आ जाइए, ठीक है, फलानी लिंक पे क्लिक कर दीजिए, बताया था मैंने, तो ये फिशिंग आंसर है, उसमें कुछ भी नहीं है। फायरवॉल भी पूरा अच्छे से समझाया था कि फायरवॉल कैसे जो है वो अनाधिकृत जो है वो पहुंच को इंटरप्ट करता है। देखिए आप कल का वीडियो, सब ये पूरे जितने दिख रहे हैं सब बताए हैं उसमें, है ना। तो फायरवॉल एक ऐसी जो है वो डिवाइस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में हो सकता है, जो अनऑथराइज्ड जो है वो अगर कहा जाए चैनल को आपके सिस्टम में आने से रोकता है ना। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ये तो सब बीस बिजनेस टू जो है वो कंज्यूमर मॉडल है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं कि कुछ भी बताना हो तो अगले पेज के ऊपर बढ़ जाते हैं, यानी इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन इस पेज के ऊपर नहीं थे। पेज पे आते हैं। 47, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। 47 क्वेश्चन हिंदी में मजा नहीं आता ऐसे क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इज द प्रोसेस बाय विच बाय द रिसीवर इंटरप्ट एंड द सिंबल यूज्ड टू सोर्स टू मैसेज। अब सिंपल सी लॉजिक है यार, रिसीवर लेगा और सिंबल है उसको कोड को क्या करेगा? डिकोडिंग ही करेगा ना। यहाँ पर अगर कहा जाए, अगर कोई चीज आपने भेजी कोड के फॉर्म में, तो वो क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा, तो आंसर है डिकोडिंग, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के यानी स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। डिकोड करेगा ना, जिसने उसने संदेश दिया, तो डिकोडिंग है यहाँ पर। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, याहू। याहू भी सर्च इंजन और वेब ब्राउजर की डेफिनेशन में आता है, हालांकि इस हिसाब से जो अगर एलिमिनेट करना हो तो याहू पर बच्चे इसमें जो है वो ऑब्जेक्शन मार देंगे, ये तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि याहू को भी कई बार सर्च इंजन में, हालांकि याहू एक कंपनी भी है, याहू एक सर्च इंजन टूल भी है ना। और सीधे याहू नाम से वेब ब्राउजर मिलता नहीं है, इसलिए अपन मान सकते हैं कि ऊपर के 3 हैं, याहू को अपन अलग। चैट जीपीटी, ओपन एआई, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, किसी का गलत गया ही नहीं होगा। टाटीपाका जो है वो अगर कहा जाए रिफाइनरी, आंध्र प्रदेश, कम से कम इस पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम यूपीपीएससी का है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में आ चुका है, मुझे याद नहीं किस साल आया, बट मैं किसी टेस्ट में दे चुका हूँ, यूपीपीएससी में भी है। आप अगर इस क्वेश्चन को टाइप करके यूपीपीएससी टाइप कर दो तो आपको एक क्वेश्चन किसी यूपीपीएससी के पेपर में जो है वो मिल जाएगा, टाटीपाका का। ये मतलब ओएनजीसी की ऑयल रिफाइनरी है वहां पे, तेल शोधन सारा। गाजा स्ट्रिप, अब ये तो सबको मालूम है यार, मेडिटेरियन सी में इतना बड़ा मुद्दा है, अभी तो कोई भी बता सकता है कि गाजा स्ट्रिप जो है वो भूमध्य सागर में है। इसको मैच कर लें, बैलाडीला तो पहुंच गए छत्तीसगढ़, है ना, केंदुझर पहुंच गए उड़ीसा, बालाघाट पहुंच गए मध्य प्रदेश, और कुंद्रेमुख तो आयरन की दुनिया भर में सबसे खतरनाक माइन है, कर्नाटका, है ना। तो क्या हो गया? CADB, CADB है, हाँ, CADB, ये हो गया आंसर। हाँ, तो ये वाला सरल ही था, मतलब इसको अपन अच्छा, इधर छूट गया क्या कुछ? ये छूट गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण? यहाँ पर वैक्यूम, देखो शुरुआत में जब कंप्यूटर बने तो वैक्यूम ट्यूब है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर कंप्यूटर कहते हैं, उनकी खासियत ही थी कि उनमें ट्रांजिस्टर्स का उपयोग जो है वो किया गया। यानी जब भी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आप पढ़ोगे तो वो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर थे। वही फिर जब ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की अगली जनरेशन आई, यानी जब थर्ड जनरेशन आई, तो उन्हीं से इंटीग्रेटेड सर्किट बने, और उन्हीं यानी ट्रांजिस्टर्स को लगा के अपन ने बनाया इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट से हम आ गए माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। इस तरह से वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, भी माइक्रो प्रोसेसर ही जनरेशन चल रही है यहाँ पर। अब नई आ रही है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी हम जो है वो बात करने लगे। चलिए अगले, कुछ बचा तो नहीं इसमें, कुछ छूटा तो नहीं ये वाले में? हाँ, ठीक है, तो ये हो गए, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत? तो पटल विरूपण इधर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखते जाएं। यहाँ पर अगर कहा जाए, किन्हें चट्टानों के बनने की प्रक्रिया। अब इसमें एक तो साफ ही दिख रहा है, हेट्रोजेनिक्स, विषमांगी, उसको तो लिंक करके ही आप आंसर तक जा सकते थे कि वो तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब बाकी तो ठीक है कि अभी एक्सप्लेन करने का इतना टाइम नहीं, लेकिन एक एलिमिनेट करना हो तो आप आसानी से इससे एलिमिनेट कर सकते थे। राज्यों के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता अनुसार, मैंने ये
जब भी आपको डेमोग्राफी वाले क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, जनरली मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंसस की वेबसाइट से ही पढ़ा है। ये फाइल अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, इसको खोलिए मैंने यहाँ, ये इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि जो लिटरेसी रेट में टॉप और बॉटम में, तो केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, यही फाइल जो ओरिजिनल, ये सरकारी फाइल है गवर्नमेंट की जो है वो करके, केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो इस क्रम को अगर अपन यहाँ देखें, इसी क्रम में केरला, मिजोरम, यहाँ पर ये केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पर न्यूनतम साक्षर, अधिकतम से न्यूनतम, यानी उसने इसी क्रम में उठाया, सेम केरलम, केरला, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, बस लक्षद्वीप अलग कर दे क्योंकि यूनियन टेरिटरी में आ रहा था वो। तो ऐसे आंसर तक हम जा सकते थे। ये मैंने ये भी पढ़ाया ही है, अब करेंगे कोशिश आपके लिए, इसको भी पूरा कराएंगे आप, धीरे धीरे होगा तो। यहाँ पर फिर निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत, जलवायु और मौसम तो सबको मालूम है यार, ट्रोपोस्फियर है ना, क्षोभ मंडल में जितना भी, चाहे वो अभी ये, अब आप कहोगे कि सर आप तो अपनी वो कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा। अब केवल वो जो 10 साल के पेपर कराए उसमें भी मैंने बोला कि क्षोभ मंडल में जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होंगी, जितनी भी, यानी बारिश का होना, चक्रवात का आना, स्नोफॉल का होना, ठीक है, साइक्लोन्स, सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में होती है। वो प्लेन उड़ाने वाला सबसे पहले प्लेन उड़ाने के बाद यही सोचता मैं कैसे करके ये ट्रोपोस्फेयर छोड़ूं और स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाऊं, समताप मंडल में, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसके अंदर जो है वो होती हैं। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर मालूम ही है, वहां से जो है पहाड़ी, तो वेतरना नदी वहां से निकलती, बहुत फेमस है। और ये एक ऐसी नदी है जिसका, दो तीन नदी हैं, एक फाल्गु नदी जहाँ पर पिंड होता है, और एक ये यहाँ पर है, ये इसका भी गरुड़ पुराण में काफी उल्लेख मिलता है वेतरना का। यम की नदी भी कहते हैं इसको, यहाँ पर अगर कहा जाए, मतलब पापों को की शुद्धि के लिए, और मतलब बहुत सारी, अभी तो खैर स्टोरी नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। कूट को पहचानना वैसे तो सरल ही दिया है, आपसे बनी गया होगा, लेकिन फिर भी अपने आसपास से अवेयर रहे तो। अभी पुष्पा मूवी आई थी, पुष्पा पार्ट 1 है ना, आप केवल उसका टेलर देखिए, वो टेलर में ही आता है कि ये जो है वो शेषाचलम के जंगलम में ही केवल जो है वो लाल चंदन पाया जाता है, टेलर 2 मिनट के टेलर में भी ये आंसर। तो पहला तो नो क्रेक तो सीधे चले गए अपन यानी इसको अपन यही बना लेते हैं फटाफट, जल्दी से करते हैं इसको बना के। ये नो क्रेक तो हम चले गए मेघालय, मानस कांजीरंगा दोनों असम चले गए, सिमलीपाल हम चले गए उड़ीसा, और शेषाचलम चले गए हम आपके आंध्र प्रदेश। ये आपने मैच कर ही लिया होगा, यानी अपना क्या हो गया, क्रम क्या बन गया, बी, डी, ठीक है, बी हो गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, डी, फिर आ गया ए, और फिर सी, बी ए, बी ए, क्या क्या क्या, बी डी ए सी, है ना, यहाँ पर ये क्रम देख लेना मतलब। तो ये तो बेसिक है। बड़े आगे यहाँ से अगर कहा जाए अगले के ऊपर, एक सेकंड, अगला, एक मिनट इसको हटा दें अपन। अगला है भूमिगत ताप का का प्रथम सफल प्रयोग कहाँ किया जाए, तो कहाँ किया गया है, तो बाइजे इडाहो यूएसए, एनसीईआरटी 6th और 7th क्लास, आई थिंक शायद 7th क्लास में ही देखेंगे, मिल जाएगा क्वेश्चन आपको वहां पर। ये सब मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, आप कहो तो मैं ढूंढ के बता दूं, बट यही है कि अभी मुझे अपने सिस्टम के अंदर जाके बुक खोलना पड़ेगी। निम्नलिखित में से किसे मोलॉसिस, ये भी एनसीईआरटी में ही उठाया, सेम सब टीपा उसने एनसीईआरटी से, तुम लोग एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ते। 60, अब चलो मैं एक आध दो दिखा, जैसे ये मोलॉसिस है ना, ये दिखा देता हूँ। ये मैं गया एनसीईआरटी की बुकों के कलेक्शन पे, ये मैं 11th क्लास पे चला गया, यहाँ मैं चला गया ज्योग्राफी, ये हिंदी ले लिया, और ये मैं पहुंच गया संरचना और भूविज्ञान के ऊपर। मैंने 2500 बार कहा कि 4-10 पेज की फाइल रट लेना, हर साल 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इससे, हर साल इसी से आ रहे हैं। कोई साल नहीं है जो इससे जो उठा नहीं रहा हो क्वेश्चन, बच्चे समझने नहीं चाहते। आप देखो ये करेवा वाला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से पूछा उसने। हाँ, मैं तो अभी जो है वो अगर कहा जाए जो मूल मुद्दा है, यानी कि आपको ये ना लगे कि यार सर बोल रहे हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है कि नहीं उसमें, हर प्रश्न मिलेगा, मैं इसी में दिखा रहा हूँ, मुझे तो क्या याद भी रहता है कि कहाँ लिखा हुआ है। ये है, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर। मिजोरम में जिसे मोलासिस बेसिन कहा जाता है, मृदुल असंगठित चट्टानों से बना है, नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां। और ये भी बता दूं, इस साल जो एमपीपीएससी का मेंस आया था ना, उसमें ये जो बराक नदी के 2 राज्य पूछे थे, वो भी यहीं लिखा हुआ है, यहीं से आप मिला लेना जिनने मेंस लिखा हो।
कि मिजोरम, जिसे मेलोसिन वेसिन कहा जाता है, मृदुल असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियां बराक नदी की सहायक हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए, जो मेघना नदी, और यहाँ पर अभी अपने लिए मेलोसिस मोलोसिस जो है वो था, तो मोलेसिस बेसिन जो है वो मिजोरम। तो आंसर जो है वो आपको समझ पड़ गया होगा कि मोलेसिस बेसिन। एक मिनट, ये वाली बुक बंद कर दूं, फिर अगले की ओर बढ़े। ठीक है, तो यहाँ तो ये बात समझ पड़ेगी कि एनसीईआरटी की बुकों को फॉलो करना है, पर अच्छे से करना है, ऐसा नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं जो है वो, अगर कहा जाए जितने सब जो है वो, अगर कहा जाए आपको, अगर मैं एक यही, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं यही पेपर पूरा नीचे तक ले जाता तो आपको लगता है ये वाला मोरेन आ गया है। ठीक है, पहले एमपीपीएससी पूछ चुकी है यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है, नीचे जाए तो ये कयाल वाला जो क्वेश्चन है, जो लेक वाला है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुकी है, बैक वाटर लेक वाला क्वेश्चन यहीं से उठा रहा है वो। ये कितने पेज की, 10-12 पेज का है ये, 11th क्लास में। आप इसको देख लोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आते हैं। एक मिनट, इसको बंद कर। चलिए अगले पे आते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई? अब ये तो खैर मालूम है, अभी वो पेपर सॉल्व करा है उसी में देख लेना, उसमें भी चर्चा करी थी कि 1906, वो 50 सुक्तियों वाले में भी हैं ये जितने भी दिख रहे हैं ये क्वेश्चन, जो 50 वो बताइए उसमें भी। तो मालूम ही है सूरत में कांग्रेस एग्जैक्टली स्प्लिट हो गई थी 1907 में। 1906 में कलकत्ता में स्प्लिट होते होते बच गई, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता के कारण, है ना। तो ये तो खैर बेसिक है, सभी का सही होगा, कुछ गलत नहीं हुआ होगा। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर वो तो मालूम ही है विंध्य प्रदेश बना। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं कि उसमें बुंदेलखंड की भी रियासतें शामिल थी, और बघेलखंड की भी जो है वो रियासतें शामिल थी। ये अपने को याद रखना, मतलब ये तो किसी का गलत नहीं किया होगा। निम्नलिखित में कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको सर्च करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, इसको सर्च कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए ना। बोलना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? आगे, सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। सौराष्ट्र, चलो इतने में भी आ जाएगा सौराष्ट्र में। सर्च कर लेते हैं भैया, क्योंकि अपने को भी नहीं मालूम है। सौराष्ट्र यूनियन, सौराष्ट्र यूनियन, सौराष्ट्र यूनियन, सौराष्ट्र यूनियन, what are the following princely state exactly state merged with सौराष्ट्र? कुछ दिख नहीं रहा है इसमें यहाँ। एक मिनट को, एक काम करते हैं, इसमें अपन पीआईबी का कोई फाइल ले लेते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों के आंसर्स पीआईबी पे अपने को मिल जाते हैं। हम्म, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा ना। या तो अपन ने गलत टाइप कर दिया फिर से कुछ। निम्नलिखित में कितनी रियासत 15 को सौराष्ट्र, सौराष्ट्र हो गया ना। प्रश्न देख लें एक बार। 15 फरवरी को कितनी रियासतें? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट मर्ज? एक सेकंड होल्ड करिएगा। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा तो अपन फिर से देखेंगे। यहाँ पर अगर कहा जाए, इसमें तो 200 आ रहा है। 200 तो अपने उसमें ऑप्शन में ही नहीं है। इसको अपन बाद में भी चेक कर सकते हैं। पीआईबी से कहीं लिंक नहीं मिल रही, क्योंकि पीआईबी पे मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर। 556 इसमें शायद हो। चलिए इसको भी लास्ट में जो है वो चेक, एक काम करते हैं, थोड़ा स्क्रीन को मैं रोक रहा हूँ आपके लिए ना, क्योंकि मुझे सर्च करना पड़ेगा। मैं एक मिनट रोक के सर्च कर रहा हूँ। टाइम लगता है इसमें ढूंढने में, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं मालूम था पहली बार। अब ऐसे क्वेश्चन मैं थोड़ी, कोई भी याद क्या रखेगा कि कहाँ से कितनी कितनी रियासतें थी। अब लिखा, उस समय सौराष्ट्र और काठियावाड़ में लगभग 222 छोटी छोटी रियासतें थीं, और पूरे सौराष्ट्र का जमीनी रियासतों में था। तो इसके आंसर से तो ये मैच हो रहा है, 222। ठीक है, तो ये पीआईवी से मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा सा ढूंढूंगा तो टाइम लगेगा, बट ढूंढा तो मिल गया ये यहाँ पर। क्योंकि मैंने इसको इस तरह से टाइप किया था, सौराष्ट्र यूनियन 220, यहाँ पर अगर कहा जाए तो उसमें आया। अलग अलग करा मैंने, 217, 222, मैंने कहा क्योंकि कैसे करूंगा, नहीं तो मैं, मुझे भी नहीं मालूम था यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से वापस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग तो
चौधरी रहमत अली ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, जिसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट सबका होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस ने निम्न में से कौन सी मांग नहीं रखी? अब ये भी कहीं पढ़ने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अंदाज से आ सकते हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या, ये तो कही होगी कि बढ़ा दो भैया। काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या, ये भी कही होगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी कहा होगा, सभी कहते आ रहे। कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण तो कोई भी नहीं कहता, कि एजुकेटिव ही जुडिशरी का काम करने लगे। अधिकारी को कह दो कि तू ही जेल भेज दे सबको, यानी कल को आप एसडीएम बनो तो आप ही को जो है वो कानून मान लिया जाए। आज हमारे डीपीएसपी में भी जो है वो सेपरेशन ऑफ जो है वो पावर है। एजुकेटिव और जुडिशरी को जो है वो अलग अलग रखा गया है। तो ये तो हम अंदाजा लगाते तो आंसर तक जा सकते थे, मेरे हिसाब से तो यही यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव जो है वो, तो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने गणेश उत्सव के भाई कम से कम लोग एक हो और उसके बाद जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में जो है वो अपनी बात रख सकें, तो तिलक का जो है बड़ा योगदान जो है वो माना जाता है गणेश उत्सव में। तो बाल गंगाधर तिलक, ये तो कॉमन है, बनी गया होगा। चलिए अगले पेज पे आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? 1739। आपको मालूम होगा कि 1739 का जो इसका आक्रमण था, ये तो इतिहास में बहुत फेमस है। उसका कारण ये है कि एक तो इस समय ये अपने साथ कोहिनूर का हीरा लूट के ले गया। दूसरा, जब ये आक्रमण इसने किया था 1739 में, तो नासरुद्दीन मोहम्मद शाह नाम का यहाँ सुल्तान था, वो दिल्ली छोड़ के ही भाग गया बंदा। सोचो, मतलब उसको लगा कि अब ये आ गया है नादिर शाह, तो मैं दिल्ली जो है अगर कहा जाए छोड़ दूं। वो दिल्ली से ही चला गया और फिर ये पूरा दिल्ली इसने लूटा। और फिर उसके बाद जो है ऐसे कई सुल्तानों का रहा है। तैमूरलंग के आक्रमण के समय भी यही रहा यहाँ पर, है ना। तो ये तो बेसिक है। नादिर शाह, और ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने अपने स्तर पर सबने करे ही होंगे, कोई गलत नहीं गया होगा जैसे सबका मुझे लगता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प महायान का, क्योंकि जो बुद्धिज्म के अंदर जब हम बात करते हैं मूर्ति पूजा की, तो महायान में ही मूर्ति पूजा। ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा ग्रंथ जो है वो अगर कहा जाए, अगर आपको पढ़ना हो तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प, बहुत अच्छी जो है अगर कहा जाए व्याख्या आपको जो है वो मिल जाएगी महायान जो है वो अगर कहा जाए धर्म की। ये बेसिक एग्जैक्टली महायान सूत्र पे बेस्ड ही है। और जहां भी महात्मा बुद्ध की, बुद्ध यानी मूर्ति के रूप में पूजा होती, वहां जो है वो फॉलो करते हैं लोग इसको। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रेस की स्वतंत्रता, अब इसको अगर आपको किसी टीचर ने थोड़ा सा लिंक से पढ़ाया होगा ना, तो ये आपका सही जाएगा। 1835 में विलियम बेंटिक ने प्रेस की स्वतंत्रता का एक्ट पास किया, लेकिन उसके पहले ही वो चले गए रिजाइन करके। ठीक है, आपको मालूम होगा विलियम बेंटिक को बड़ी मतलब या रहा। जस्ट उसके बाद मेटकाफ को भेजा गया, और मेटकाफ टेम्परेरी भेजा गया था कि यार एक काम करो, आप एक्टिंग रहो, वो उन्होंने छोड़ दिया है पोस्ट, तो तुम रहो। तो 1835 में मेटकाफ ने उसको इम्प्लीमेंट कराया, इसीलिए लिबरेटर ऑफ प्रेस जो है वो मेटकाफ कहलाने लगा। अगर आपको इस तरह से लिंक किया होगा ना 1835 वाला ये इंसिडेंट, तो ही बना होगा आपसे ये क्वेश्चन। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए? एग्जैक्टली शकों के सिक्के सिल्वर के थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों के ऊपर विजय प्राप्त करना था, और वो अकेला कर नहीं सकता था। तो उसने क्या करा, अपनी जो लड़की थी प्रभावती, उसकी जो है वो मैरिज कर दी वाकाटक राजकुमार के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना कि वो पूरे उस एरिया को जो है वो मैनेज कर सके। और उज्जैन के आसपास जो है वो क्षत्रपों का शासन था, शकों को क्षत्रप कहते थे। उज्जैन में वेस्टर्न क्षत्रप थे, तो उनके जो ज्यादातर क्वाइंस थे वेस्टर्न क्षत्रप्स के, ठीक है, जैसे रुद्रदामन का क्वाइन ले लो, ठीक है, या चस्टान के क्वाइन ले लो, ये सब सिल्वर क्वाइन ही थे। वो मतलब क्षत्रपों ने कभी गोल्ड क्वाइन ज्यादा चलाए ही नहीं। तो इसने भी उस समय चंद्रगुप्त सेकंड के मोस्टली क्वाइन जो है वो अगर कहा जाए गोल्ड के हैं, बट वो क्वाइन जो है जिसपे शकों के बारे में, शक से जुड़ी हुई बातें मिलती हैं, वो सब चांदी के हैं। अगर आप अच्छा कहीं पढ़ोगे तो मिल भी जाएगा यहाँ पर। भारत में तांबा उत्पादन, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, फर्स्ट ही पोजीशन पे रहेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन राज्यों से, तो माही एमपी से निकलेगी, विंध्य रीजन से, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो राजस्थान में एंटर होगी और गुजरात में जाके फिर गिरेगी। तो माही जो है वो अगर कहा जाए तीन राज्य में, ऐसे भी बेतवा आप एक सेकंड में पकड़ लेते कि यहाँ से एमपी से निकली, यूपी में जाके जो है वो यमुना में मिल गई, तो खत्म ही हो गई। माही में है कि हाँ यार, एमपी से निकली राजस्थान को करते हुए जो है वो अगर कहा जाए गुजरात में जो है वो गल्फ ऑफ खंबात तक जो है वो जा रही है यहाँ पर। तो ये माही जो है वो आंसर था इसका।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी की नहीं? काली मिट्टी कपास के लिए भी जानी जाती है, बिल्कुल सही है। रेगूर काली मिट्टी को कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। गीली काली मिट्टी में पैर रख दोगे ना, जूते पहने हुए, तो उठते नहीं है, इतनी वजनदार हो जाती है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। कहाँ, जब रेत होते ही नहीं उसमें। यहाँ पर जो कोई लेटराइट या वो लाली पीली मिट्टी थोड़ी है कि रेत होगी उसमें। इसकी संरचना गांठदार होती है, कभी कभी भुरभुरी भी है। गांठदार उठाओगे ना, ढेले के ढेले, जिसको बोला ना ढेला फेंक के मारूंगा, तो वो जो है, तो इसकी आंसर हो गई कि काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये गलत है। ठीक है, बाकी तो सब जो है वो सही है। अगले पेज पे आ गए हम लोग। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है ना? नर्मदा, ताप्ती, सोनार, धसान। ताप्ती की दो चार ही जो है वो फेमस जो है, अगर कहा जाए, ट्रिब्यूटरी है। एक है गिरना, एक है गोमल, और एक जो है ये पूर्णा। ठीक है, यानी ताप्ती को आप कभी भी पढ़ोगे, एक तो ताप्ती के साथ अच्छी बात यह है कि बेचारी के पास बहुत ज्यादा एक तो परियोजनाएं नहीं है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में तो कोई भी नहीं है। हाँ, आप जब गुजरात जाओगे तो उकई जो है वो गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, वो ताप्ती के ऊपर है। तो आंसर पूर्णा का जो है वो ताप्ती है। बीजागढ़िया अभी एमपीपीएससी में आ चुका है, तो फिर से उसने रिवाइज कर लिया। सबको मालूम होगा सतपुड़ा में ये प्रश्न आप देखोगे, वो जो 10 साल वाले पेपर, उसमें पूरा डायग्राम भी बताया है, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, सीरगढ़ की पहाड़ियाँ, खरानी की पहाड़ियाँ, सब बताया उसमें। तो ये तो सतपुड़ा पर्वतमाला का में हिस्सा स्थित है। ये वाला भी बताया है। जिनने नहीं देखा है वो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आपको आगे भी काम आएगा। 10 साल के जो पेपर सॉल्व है उसमें सब है ये आंसर। उसमें कई बार मैंने बार बार बोला कि आप मध्य प्रदेश की जलवायु केवल उष्ण कटिबंधीय मत बोलो, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी बोलो। तो सही नहीं है। जलवायु उष्ण कटिबंधीय बिल्कुल है, कर्क रेखा निकल रही है क्योंकि। मानसूनी है, बिल्कुल है। कर्क रेखा मध्य भाग से निकलती, बिल्कुल। शीतोष्ण कैसे हो जाएगी? टेम्परेट जलवायु, कोई हम हिमालय में थोड़ी रह रहे हैं कि टेम्परेट जलवायु हो जाएगी, अगर कहा जाए, है ना। एक ही जगह से दो क्वेश्चन उठाए उसने, ये ध्यान रखना, एक ही जगह से। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? जहां शीतोष्ण जलवायु होती है वहां होते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो 10 साल वाले में, और समझाते हुए कराए हैं पूरे, कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन भी हैं हमारे यहाँ, उपाद्र पहाड़ी वन भी हैं, कांटेदार भी वन भी हैं। जो श्योपुर वाली जो बेल्ट आप जाओगे वहां कांटेदार वन है, अभी आया था। और मैं तो कह रहा, आप कुछ मत करा करो यार, पुराने पेपरों को अच्छे से आप रिवाइज करो। अभी प्रिंसिपल ग्रेड ग्रेड वाला कोई एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, बीजागढ़ वाला, ये अगर कहा जाए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो बेसिक्स थे, इनमें कुछ था नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन जो है वो, अब जो है वो अगर कहा जाए अनूपपुर में है? ठीक है, तो अनूपपुर के पास अमरकंटक जो है वो अगर कहा जाए, चचई जिसको कहते हैं, तो वो तो आंसर कर ही दोगे, चचई अमरकंटक पावर स्टेशन। ये भी क्वेश्चन आ गया। यानी आप सबको ये पूरे क्वेश्चन एमपीपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। और इसका मैंने वो जो 10 साल के पेपर, उसमें मैंने एक वो भी बताया था, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी का एक स्क्रीनशॉट। अब जो भी बच्चे उसको देखेंगे ना, उसमें दिखाया है मैंने कि ये थर्मल है, ये हाइड्रो, इनको याद रखना है यहाँ पर। बुनियादी सड़क सांख्यिकी 18-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़क मार्गों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लगभग 8,000, अभी भी लगभग 8,000 के आसपास किलोमीटर ही हमारे पास नेशनल हाईवे है। राजमार्गों की लंबाई 11,000, जिला की लगभग 50,000। देश में सड़क घनत्व में हम प्रथम स्थान पर ही, बेबुनियादी बात। ठीक है, यानी हम कभी प्रथम पे तो नहीं रह सकते, तो डी गलत है। ये तीनों सही हैं। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप ठीक से पढ़ोगे, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ कुछ क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ पर आप चले आओ, ये वही खुला हुआ जो अपना पहला था, इसी में अब अपन वापस चले गए। एक सेकेंड, अपन गए इकोनॉमिक सर्वे के लिए, जिससे आपको समझ पड़े। ये इकोनॉमिक्स पे चले गए, एमपी बजट पे चले गए, 2022 का ये इकोनॉमिक सर्वे खोला, है ना। इसमें पूरा क्वेश्चन यहीं से उठाया उसने, मेरे को बस वो पेज याद नहीं रहते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देखिए, परिवहन 105 पेज है। ये मैं चला गया 105 पेज के ऊपर। ये देखिए, पूरा के पूरा आपको आर्टिकल वैसा के वैसा टिपा हुआ है पूरा। ये अच्छा, इसमें 105 अभी नहीं आया, ये दिख रहा है। अगर हम देखें तो लगभग, जैसे वो कब का पूछ रहा है, उसने पूछा है कौन से साल का, 2018-19 है ना। नेशनल हाईवे 8,000, स्टेट हाईवे 11,000, जिला 50,000, है ना। दिमाग लगाओ, अंदाजा यही है। 2018 में, ठीक है। नेशनल हाईवे 8,000, प्रांतीय लगभग 11,000,
ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए ये जो है, अगर कहा जाए जिला मार्ग और इनको जो है वो अगर कहा जाए 23-22 मिला लोगे तो वही लगभग 50 मुख्य जिला मार्ग और अन्य जिला मार्ग को मिला लोगे तो 50,000 के आसपास ही आएगा फिगर। ठीक है, ये है यहाँ। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें आपको दिख ही रहा होगा सड़क की जानकारी, इसमें पढ़ लेते हैं कहीं और, इसका तो नहीं है। तो ये जानकारी हमको यहाँ से मिल गई। अभी भी लगभग यही है आंकड़े, कोई ऐसे बदलाए नहीं है। ठीक है। और हमारा अच्छा खासा जाल नहीं है सड़क में, मतलब आप सोचोगे कहीं इसमें नीचे शायद लिखा भी होगा, क्योंकि वो उठाते हैं तो कहीं यहीं कहीं से उठाते हैं। फिर भी एक कंसेप्ट वाला, इसी से पिछली बार वो सिंचाई वाला क्वेश्चन यहाँ से उठाया था, शासकीय नहरें और नलकूप वाला, ये क्वेश्चन पिछली बार उठाया उसने। कहाँ से उठा रहा है वो, आपको इससे ज्यादा तो मैं क्या हिंट कर सकता हूँ कि पेपर वो कहाँ से जो है वो ले रहा है आपके लिए। 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन जिलों में प्रथम, मेरे हिसाब से तो खरगोनी ही होगा, क्योंकि खरगोनी कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है ना। तो ये हो गया यहाँ पर। तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं। जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा या आपने भी पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर बार बार बताया होगा कि जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन की प्रोसेस होती है उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54, उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर ही जाते हैं, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं जाते। जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेटेड भी जाते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54, 54 नंबर में जो है अगर कहा जाए ये लिखा हुआ। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ये निर्वाचित वर्ड नहीं आएगा। राज्य की नीति निदेशक तत्व की व्याख्या भारतीय संविधान में, यार ये तो पढ़े हुए नहीं, लगा दिया होगा आयरलैंड सभी लोगों ने। संसद का निर्माण अभी 2 साल पहले एमपीपीएससी पूछ चुकी है, तो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति सभी ने लगा ही दिया होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं। नाबार्ड, 12 जुलाई 1982। एक लाइन में कहानी सुना देता हूँ आपको पूरी, जिससे कि कल के बाद के पेपर में भी काम आ जाए। बहुत जल्दी से सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, कि आप बोर ना हो। भाई पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आगे के पेपर के लिए भी तो जगह होना चाहिए। एक्चुअल क्या हुआ, 1967-68 में जब भारत ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़ा ना, एम एस स्वामीनाथन, उनका इसी साल निधन हुआ, तो भारत ने हाईली यील्ड क्रॉप्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, HYV सीड्स, नए पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर। उसी दिशा में हमारे यहाँ भी ये भोपाल में यूनियन कार्बाइड का प्लांट लगा था, सेविन नाम का ये जो पेस्टिसाइड बनाते थे। अब किसान के पास पैसा कहाँ से आए, और कमर्शियल बैंक जो है वो किसान को पैसा देना नहीं चाहते थे। उस समय सरकार का केवल एक ही बैंक था और वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1955 में सरकार ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके पहले वो इंपीरियल बैंक ही कहलाता था। 1960, ये दोनों तीनों क्वेश्चंस के आंसर कर रहा हूँ, ये तीन देना इकट्ठे कर दे। 1969 में इंदिरा गांधी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि भाई हम जो है वो बैंकों को नेशनलाइज करेंगे। 14 बैंक आनंद फानंद में राष्ट्रीयकृत कर दिए। ध्यान समझना। मोरारजी देसाई को आ गई गुस्सा, उन्होंने कहा कि हम तो जो है वो छोड़ रहे हैं तुम्हारा साथ। तो मोरारजी देसाई उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो अलग हो गए। इंदिरा गांधी ने कहा चलो ठीक है अलग हो गए तो हो गए। तो 1969 में तो हमने 14 बैंक नेशनलाइज कर दिए। फिर क्या हुआ, जब देश में आपातकाल लगा, इतना इंदिरा गांधी को लगा कि कोई वर्ग तो हमारे साथ खड़ा। तो 2 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी ने जो है 5 RRB, रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करा दी, 2 अक्टूबर 1975 को। उसी क्रम में जब 1980 में फिर एक बार इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई, जनता पार्टी तो ध्वस्त हो गई, सरकार ही गिर गई थी उनकी, और एक तरफा मेजोरिटी मिली इंदिरा गांधी को 1980 के इलेक्शन में। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अब एक और सरप्राइज देना चाहिए। तब इंदिरा गांधी ने 6 बैंक और नेशनलाइज कर दिए 1980 में। ठीक है, यानी ये जो है 1980 में 6 बैंक और नेशनलाइज कर दिए। अब 6 बैंक नेशनलाइज कर दिए, लेकिन वो जो है ना, ढाक के 3 पात कहावत सुनी होगी, किसानों की आर्थिक स्थिति वही रहे। बैंक को कितना भी आप नेशनलाइज कर दो, अगर वो व्यवसायिक है तो व्यवसायिक ही रहेगा ना, किसान को वो लोन नहीं देता। यहाँ पर अगर कहा जाए, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर का भी आपने लोन सुना, एग्रीकल्चर में क्रेडिट वर्ड आता, आपके पास कुछ है तो ले लो भैया, नहीं तो नहीं देंगे। कभी भी आप देखो एग्रीकल्चर में लोन वर्ड आएगा नहीं। किसान को जो लोन मिलता है, जमीन गिरवी रख के मिलता है ना, केसीसी को क्या लोन बोलते हो कि किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हो? 4 क्वेश्चन एक साथ लिंक कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। तो इंदिरा गांधी ने 1981 में शिवरामन कमेटी को अपॉइंट किया। शिवरामन कमेटी ने कहा कि आप देखो, दो स्थितियां हैं। एक तो किसान को लोन देने के लिए आप अलग से फंड अरेज करो, कहीं से एक व्यवस्था करो। दूसरा, एक और काम उसने कहा कि आप रूरल डेवलपमेंट पे क्यों काम नहीं कर रहे हैं। अगर आज गांव में रोडें बनेंगी, गांव का आदमी पढ़ेगा लिखेगा शिक्षित होगा टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, तो उसकी निर्भरता ऐसी लोन पे कम हो जाएगी। तब
जो है 12 जुलाई 1982 को नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अगर आप वर्ड को पकड़ो तो उसमें दोनों बातें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर यानी कृषि एंड रूरल डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के रूप में नबार्ड की स्थापना हो गई। किसानों की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हुई क्योंकि उसने नबार्ड ने बहुत सारे जो है अगर कहा जाए प्रोग्राम्स जो है वो चलाए। 90 के आते आते भारत की अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गई थी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहे थे। उसका कारण था कि छोटी छोटी चीजों को हम इंपोर्ट कर रहे थे, आयात कर रहे थे, हमारे खुद के जो मतलब उद्योग थे वो बहुत कमजोर थे। तो फिर लगा कि यार अब क्या करें, ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं इनके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, कैसे किया जाए। तब जो है सरकार ने निर्णय लिया। ये एक ही स्टोरी मैंने किसी आप अगर, मैं क्यों ये स्टोरी फिर से बोल रहा हूँ, ये पांचों चारों क्वेश्चंस का ये आंसर का सेम स्टोरी मेरे एक बैंकिंग वाले एमसीक्यू वाले उसमें है, पूरा स्टोरी मैंने ऐसा सिडवी का, नबार्ड का, सबका सुना है उसमें। फिर फाइनली जो है वो सरकार ने 2 अप्रैल 1990 को जो है अगर कहा जाए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है, सिडवी, सिडवी की स्थापना कर दी और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो काम करने लगा। इस तरह से ये कहानी जो है वो हुई। इसके बाद का एक चरण और बता देता हूँ 1 मिनट का, कि इसके बाद 1991 के रिफॉर्म के बाद पहली बार हमने बड़े प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिए। 1994 में जो है वो यूटीआई, जिसको आज आप एक्सिस बैंक बोलते हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक खड़े हुए 1994 में। तो ये प्रश्न जो है वो आपको समझ पड़ गए होंगे पूरे, कि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई, 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो है वो नबार्ड की स्थापना हुई। अगले पेज की ओर बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन वाला, मौलिक अधिकार, तो ये तो 86वां संविधान संशोधन ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। अनुच्छेद 51 है, मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करते हैं। अब कितने हैं, तो 11 हैं मौलिक कर्तव्य, वो तो सबको ही पता होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी पता होगा। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, ये भी सबको जो है वो पता होगा। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है, बड़वानी। जनजातीय नेता सीताराम कंबर रघुनाथ मंडलोई जो है वो अगर कहा जाए 1857। आप एक वीडियो देखिए, केवल मैं आपको ये फाइल दिखा दे रहा हूँ, ये फाइल, ये मेरी फाइल है जिससे मैंने एक क्लास ली थी फेमस ट्राइबल पर्सनालिटी की। आप देखिए यूट्यूब पे डली हुई है, इसमें है ये सब आंसर है इसमें। मतलब भीमा नायक वाला भी है और क्रमबद्ध तरीके से इसी क्रम में है जैसे ये डले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये आप जाओ, ये हम चलेगा, ये जस्ट देखो, सीताराम कंबर मध्य प्रदेश के निर्माण क्षेत्र बड़वानी से 1857। रघुनाथ सिंह मंडलोई ने जो टाटा बरूद के निवासी थे, स्थानीय भील और भिलाला समुदाय के प्रतिष्ठित नेतृत्वकर्ता थे। 1858 में बीजागढ़ के किले में घेर लिया। अब यहाँ पर आपके यही, अगर आप यूट्यूब पे वो ट्राइबल वाला वीडियो देख लेते मध्य प्रदेश की जनजाति, तो आपके 3 क्वेश्चन, एक तो वो बीजागढ़ की पहाड़ी आपका तैयार हो गया था बड़वानी से लगा हुआ, आप खुद ही सतपुड़ा चले जाते। दूसरा सीताराम, रघुनाथ, और ये तीनों क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लिंक है उससे, यानी बड़वानी 1857, यानी ये तो लिंक हो गया कि एक के बाद एक ही हैं, वो भी मैंने भी वैसे ही डाले हुए हैं, वहां भी दिख जाएंगे आपको। और सागर के आंचलिक दीपावली पे तो मोनी डांस तो इतना फेमस है बुंदेलखंड में, पूरा बुंदेलखंड में बोनी डांस होता है। कोई भी बुंदेलखंड का बच्चा होगा तो उसका तो गलती हुआ ही नहीं होगा कि आज जो है अगर कहा जाए जो है अगर कहा जाए हमारा गलत हो गया, सब सबका ही सही होगा। मोनी डांस वाला है ना। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से भी पहचाना जाता है, अब ये तो भैया सुना नहीं कभी, तो राम से यही होगा, देख लेना आप लोग, क्योंकि उसका कारण है कि अब ढूंढूं भी क्या ढूंढूं उसको भी मैं। राम सिया इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि जो भगवान राम और सीता जी हैं, मतलब उन्होंने जो अपना वनवास था उसका लगभग मतलब 95% समय जो है वो यहीं बिताया था, कामदगिरी के आसपास जो है चित्रकूट में, तो राम सिया होगा यही मेरे हिसाब से। बाकी इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, देखना पड़ेगा मुझे भी। मुकुल किसकी प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में आ भी चुका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का क्वेश्चन, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। दीवार और मिट्टी पर बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण, अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसने ये बात बता दी कि आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी ट्राइबल कल्चर पढ़ना पड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश के ट्राइबल कल्चर में नोह डोरा अलंकरण होते ही नहीं।
गोंड ट्राइब में है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में मुझे मुड़िया वाला जो गोंड वाला जो बेल्ट है वहां पर है। वो लोग क्या करते हैं, मतलब देखा होगा आपने घरों में उभरी हुई मिट्टी को लेकर ऐसे छोटे छोटे पतले वो बना के ऐसे फूल वगैरह बना के उसको कलरफुल बना देते हैं। उसको नो डोरा बोलते हैं। पर ये छत्तीसगढ़ में होता, हमारे यहाँ नहीं होता। पर ठीक है, पूछ लिया तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो गौंड आंसर है। ऐतिहासिक मंतकेश्वर ऑलमोस्ट सबको मालूम है, खजुराहो में फेमस है मंतकेश्वर मंदिर। रामचंद्रिका, केशव की दो चार ही तो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है ना। तो उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई कोई पूछता है तो रामचंद्रिका, क्योंकि वो ओरछा के ऊपर से ही थे। और ओरछा के राजाओं ने भगवान राम को ही जो है वो अगर कहा जाए ज्यादा जो है वो माना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सब जो है वो रसिक प्रिया, ये मतलब केशव की जो है वो काफी जो है वो चर्चित रचनाएं आप मान सकते हो। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी रचना है केशव की ये। बालकृष्ण सरवर रवीन ने दो काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे? मुझे नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है कि गणेश शंकर विद्यार्थी को फॉलो करते थे। मतलब शंकर शर्मा जो नवीन है, जब वो मतलब शुरू में तो वो उनका मोटिव ही नहीं था कि मैं जो है राष्ट्रीय आंदोलन में कूदूं, कहीं उन्होंने सोचा ही नहीं था। लेकिन जब वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ये नहीं, मतलब खुद अपने माखनलाल चतुर्वेदी भी गणेश शंकर विद्यार्थी के ये लोग जब संपर्क में आए, और उनका जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे प्रताप, तब लगता था कि यार अब हमको कुछ करना है। तो ये प्रताप के लिए, प्रभा के लिए ये लोग लिखा भी करते थे। यार प्रभा के लिए भी लिख रहे थे, ये प्रताप के लिए भी लिख रहे थे। यहाँ पर अगर कहा जाए तो कहते हैं कि जब इन्होंने वो कुमकुम नाम का इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ तो और मतलब उसमें जो कविताएं, उनका जो ओज था वो गणेश शंकर विद्यार्थी से ही प्रभावित था। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी ही इसका आंसर होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के में निवाड़ी जिले के ये पहले जो है अगर कहा जाए थोना लूरी, ये मैं अपने स्टूडेंटों से, जो मेरे ऑनलाइन बैच के बच्चों से माफी मांग लूँ, मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे पता है ये कहानी है 1939 की। और एक्चुअल ये बुंदेलखंड के इतिहास में मतलब इतनी कोई बहुत ज्यादा चर्चित कहानी नहीं है। क्या आप सोचो, यहाँ पर एक्चुअल क्या था कि मतलब जैसे कहते हैं ना 1930 के बाद मध्य प्रदेश में ये आंदोलन सा हो गया था कि हमको सरकारी जो दफ्तर है वहां से अंग्रेजों का जो यूनियन जैक है उसको उतार कर अपना झंडा फहराना। तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका नाम था लाला लाम वाजपेयी, है ना, उनने भी कहा कि हम भी करेंगे। तो 1939 में उन्होंने जो है वो ये चले गए, मतलब ओरछा में कहा कि भाई जो ऑफिस है उनका, वहां पर हम झंडा फहराएंगे। वो काफी पब्लिक इनके साथ थी उस समय। तो ये ओरछा की एग्जैक्टली घटना है, ओरछा रियासत की, और 1939 की है। बट है तो है यहाँ पर। तो पूरा पेपर है, कोई कहे सस्ता सरल पेपर है, बेबुनियादी बात है, मैं स्वीकार नहीं करता। पेपर अच्छा है, हेल्दी है, स्टैंडर्ड का पेपर है, कट ऑफ भी अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं जाएगा, इसके लिए चिंता मत करना कि जो ऊपर जाएगा, क्योंकि पेपर उतना सरल नहीं है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले के जो 6 पेपर एनालिसिस कराए उनको देखिए ध्यान से, आपको खुद एहसास होगा कि हाँ, ये पेपर पकड़ में आ सकता था। दूसरा, अब मुझे ये महसूस हुआ, मैं आपके लिए अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव भी कर रहा हूँ कि कई ऐसी चीजें हैं जिन पे छोटे छोटे आपको एक एक दो दो मिनट के क्लिप्स देना चाहिए, है ना। जैसे सपोज ये गोंड कला का है, तो अब मैं खुद के ही मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे अब इसी तरीके से आपके साथ जुड़ूं। दो दो तीन तीन घंटे तो चल ही रहा है कम से कम। कोई भी एक छोटा सा विषय ले लिया, जैसे अभी हमने चर्चा कर ली बालकृष्ण सरवा नवीन की, तो 2 मिनट का डिस्कशन हो गया कि भाई वो ऐसे लिखा करते थे, उनके ऊपर गणेश शंकर विद्यार्थी का ऐसा प्रभाव था, उनके जो है वो प्रताप नामक समाचार पत्र के लिए भी लिख रहे थे। ऐसा जो है वो आपको कुछ थोड़ा थोड़ा करा जाए। तो बस यही कि आप सहयोग कीजिए और खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए। बाकी तो जो है वो देखिए कितने नंबर हैं, ये 100% फुल एंड फाइनल नहीं है, लेकिन जितना मुझे लगा और जहां मुझे डाउट थे मैंने आपको इंटरनेट से यहाँ से वहां से ढूंढ के दिखाया भी कंटेंट, है ना। बाकी तो आयोग की इच्छा के ऊपर ही होता है अंतिम निर्णय तो सब कुछ। और ईश्वर करे कि आपको खूब ईमानदारी से आपने मेहनत करी हो तो सबको सफलता मिले, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। बट इस बात का आकलन जरूर करना है कि हमारे नंबर कटे तो कहाँ कटे और क्यों कट रहे हैं, अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो, है ना। और इस भ्रम में मत पड़ना कि 90 कट ऑफ जाएगा ना 85 जाएगा, ये सब जो भ्रमजाल बनाया जाता है इसमें आप बिल्कुल ना फंसे। आप बस जो है वो शांत मन से जो है वो थोड़ा वेट करें आयोग के आंसर की का, फिर अपन आगे बात करेंगे।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर करे कि आपको सबको सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप निराश नहीं होंगे। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया, उन्होंने जो 5 वीडियो देखे होंगे वो निराश नहीं होंगे, ये भी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ।